हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। और ये पार्ट सेकंड है निमोनिया डिजीज कंडीशन का। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। तो यहाँ पर जो निमोनिया की पैथोफिजियोलॉजी है उसको 4 स्टेजेस में यहाँ पर बांटा गया है, ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति को निमोनिया कैसे होता है, क्योंकि वैसे तो हमारी बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ताकि जो बाहर का जो धूल मिट्टी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो हमारी बॉडी में एंटर ना करे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ताकि जो डस्ट पार्टिकल है, केमिकल फ्यूम्स है, या जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह है वो हमारी बॉडी में इजिली एंटर ना करे। जैसे कि हमारे नाक में जो हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, वो भी डस्ट पार्टिकल को प्रिवेंट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करने से। इसके अलावा हमारे पास कफ रिफ्लेक्स एंड गैग रिफ्लेक्स होता है। जब भी हमारे गले में कुछ चीज जाती है तो हमें अचानक से खराश आती है या फिर खांसी होती है। तीसरा क्या होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें सीलिया होते हैं, ठीक है। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इस तरह से ये अपना सीलियरी मूवमेंट करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अगर कोई धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर करता है तो ये उसको सीलियरी मूवमेंट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके अलावा अगर कोई बैक्टीरिया अंदर गलती से घुस भी गया है हमारे एल्वुलाई के अंदर, ठीक है, तो हमारे एल्वुलाई में ना माइक्रोफेजेस होते हैं। माइक्रोफेजेस का काम क्या होता है, किसी भी बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल अगर गलती से अंदर आ गया है, हमने इनहेल कर दिया है, तो ये उसको वहां पर खा जाते हैं, एनगल्फ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पर तभी भी कुछ लोगों को निमोनिया हो जाता है। क्यों होता है निमोनिया? क्योंकि या तो उन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है, ठीक है ना। अब इम्यूनिटी कमजोर क्यों है? क्योंकि उनको कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, सीओपीडी हो गया, कैंसर हो गया, एचआईवी एड्स हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, तो उनकी इम्यूनिटी कमजोर है। या फिर वो लोग बहुत अधिक अल्कोहल वगैरह पीते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाले व्यक्ति को खांसी नहीं आती है, गैग रिफ्लेक्स वीक पड़ जाता है, ठीक है, उसका डिफेंस मैकेनिज्म से काम नहीं करता है। या फिर कुछ ऐसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज कंडीशन भी होती है। इसके अलावा या तो जो बाहर का बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा क्या है, ताकतवर है हमारी बॉडी से, और वो हमारी बॉडी में इजीली फिर एंटर कर जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम पैथोफिजियोलॉजी को 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे। अब देखो, मानो किसी ने इनहेल करा, ठीक है, बैक्टीरिया अंदर कैसे जाएगा, क्या क्या रूट्स उसके, इनहेलेशन के थ्रू जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे जो इसोफेगस है उससे कुछ कंटेंट हमारे कहां जा रहा है, ट्रैकिया में जा रहा है, एस्पिरेशन रूट से जाएगा, या फिर हमारे जो ब्लड है हेमेटोजेनस रूट से जाएगा, या फिर हमारे डायरेक्ट स्प्रेड से जाएगा। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं, हम एक बैक्टीरिया का यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, क्योंकि निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू, फंगाई के थ्रू, सबके थ्रू होता है, ठीक है ना। तो मेनली यहां पर हम किसको मान के चल रहे हैं, बैक्टीरिया को मान के चल रहे हैं। तो मान लो हमने कहीं पर कोई एयर थी, उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट थे और वहां पर हम खड़े थे, तो हमने वो एयर अंदर इनहेल कर दी। अब ऐसा तो है नहीं कि 1-2 अमाउंट में बैक्टीरिया अंदर जाएंगे, काफी ज्यादा बैक्टीरिया जब हम इनहेल करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया उस एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो हमारे एल्वुलाई के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैं पैथोफिजियोलॉजी स्टार्ट कर रही हूं। तो पहली स्टेज कौन सी है, कंजेशन की स्टेज है, ठीक है ना। ये 1 से लेकर 2 दिन तक होती है। इसको हम शुरुआती स्टेज बोलते हैं, इनिशियल स्टेज बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने एयर इनहेल करी तो 1-2 बैक्टीरिया ही अंदर जाएंगे। बहुत सारे अमाउंट में जो बैक्टीरिया है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए डायरेक्ट हमारे एल्वुलाई में जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी एल्वुलाई में यहां बैक्टीरिया एंटर हो चुके हैं। अब क्या है, इस स्टेज को हम कंजेशन क्यों बोलते हैं, ये 1 से लेकर 2 दिन की स्टेज होती है। अब हमारी बॉडी में कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा तो हमारी बॉडी तो कुछ रिएक्ट करेगी ना। तो आपको पता है कि हमारे जो एल्वुलाई है उसके आसपास क्या होती है, ब्लड की कैपिलरीज होती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, हमारी बॉडी क्या करेगी, इस ब्लड कैपिलरीज में ब्लड की मात्रा को बढ़ा देगी, ठीक है। अब इन ब्लड कैपिलरीज में अगर ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये ब्लड कैपिलरीज डायलेट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उस ब्लड में क्या प्रेजेंट है, और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट है, जो कि फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी को पता लगा कि बाहर से भाई कोई बैक्टीरिया अंदर एंटर कर चुका है, बाहर का फॉरेन पार्टिकल अंदर एंटर कर चुका है। तो हमारी बॉडी ने क्या करा, इस कैपिलरीज में ब्लड का सप्लाई अधिक बढ़ा चुका है, उस ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, जो इन बैक्टीरिया को मारने का काम करती हैं। अब क्या हुआ, देखो, जब बैक्टीरिया अंदर एंटर करा तो इस बैक्टीरिया ने अपने अंदर क्या निकाला, उसने वहां पर केमिकल निकालना शुरू कर दिए हमारे एल्वुलाई के अंदर। उसने अपने एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन नाम के केमिकल्स यहाँ स्टार्ट निकालने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग भी आनी शुरू हो जाएगी। और जो ये कैपिलरीज है ना, ये डायलेट हो चुकी है, चौड़ी हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ से फ्लूइड वगैरह लीक होना शुरू हो जाएगा हमारे एल्वुलाई के अंदर। और थोड़े ही अमाउंट पे, शुरुआती फेज में ना कुछ ही अमाउंट में यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स अंदर एंटर कर जाएंगे। क्यों?
इनको मारने के लिए, ठीक है। अभी नया नया मतलब इन्फेक्शन लगा है तो थोड़े बहुत ही यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स अंदर एंटर करेंगे इन बैक्टीरिया को मारने के लिए, और यहाँ से ब्लड कैपिलरी से फ्लूइड वगैरह लीक होना शुरू हो जाएगा हमारे एल्वुलाई के अंदर, और यहाँ पर इन बैक्टीरिया ने अपना मल्टीप्लिकेशन धीरे धीरे करना शुरू कर दिया। इसी को हम बोलते हैं कंजेशन स्टेज, जो 1 से लेकर 2 दिन तक चलती है। इसमें हमको लंग्स कैसे दिखेंगे, आप खुद सोचो, अगर फ्लूइड यहाँ अंदर जा रहा है तो क्या होगा, लंग्स फूले फूले हो जाएंगे, एनलार्ज हो जाएंगे, हैवी हो जाएंगे। हमारे लंग्स एक ना स्पंज की तरह होते हैं, रुई की तरह होते हैं, ठीक है। अगर रुई को पानी में भिगो दोगे तो रुई कैसे हो जाएगी, हैवी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पस वगैरह फ्लूइड वगैरह अंदर जा रहा है, न्यूट्रोफिल्स अंदर जा रहे हैं, थोड़ा बहुत यहाँ आरबीसी भी अंदर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो एल्वुलाई है वो फुली हो जाएंगी, ठीक है ना। उसमें हैवीनेस आ जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएंगी, फिल्ड विद फ्लूइड, और ये फ्लूइड से भरना शुरू हो जाएगा। पहली स्टेज में बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया ने अपना मल्टीप्लिकेशन करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। डायलेशन एंड कंजेशन ऑफ कैपिलरीज एल्वुलर वॉल, और यहाँ पर ये जो कैपिलरीज थी इनमें डायलेशन हो चुका है, तो यहाँ पर कंजेशन शुरू हो चुका है, मतलब फ्लूइड वगैरह यहाँ से एंटर करके यहाँ जाने लग गया, कहाँ पर, एल्वुलाई में, ठीक है। दूसरी स्टेज बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। हेपेटाइजेशन का क्या मतलब है लिवर, ठीक है। हेपेटाइजेशन किस वर्ड से, लिवर है, लिवर से। तो यहाँ पर हम अपने लंग्स को लिवर क्यों बोल रहे भाई, तो यहाँ पर ये स्टेज 2 से 4 दिन की होती है। अब क्या हुआ, अब हमारे बॉडी को पता लग गया है कि भाई बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर आ चुका है, तो हमारी बॉडी सेकंड स्टेज में क्या करेगी, बहुत सारा अमाउंट में यहाँ ब्लड भेजना शुरू करेगी। क्यों, क्योंकि ताकि मैक्सिमम WBC इन पार्टिकल्स को, इन बैक्टीरिया को मार सके, ठीक है। तो अब ज्यादा अमाउंट में RBC आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट में ब्लड आना शुरू हो जाएगा इन कैपिलरीज में। इसीलिए जो लंग्स है ना बिल्कुल लाल लगेंगे, मतलब बिल्कुल रेड कलर में आ जाएंगे, जैसे कि लिवर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 से लेकर 4 दिन की स्टेज है सेकंड स्टेज। इसमें क्या होगा, अफेक्टेड लोब इज रेड। क्यों, क्योंकि बहुत सारा ब्लड यहां आना शुरू हो चुका है कैपिलरीज में। तो लंग्स का जो लोब होगा, हम एक सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक सेगमेंट के एल्वुलाई में ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लंग्स बिल्कुल लाल हो जाएंगे, फिर मतलब हल्के हल्के सॉलिड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सेकंड स्टेज में बहुत ही घमासान यहाँ पर युद्ध, मतलब यहाँ पर फाइटिंग होगी किसके बीच में, जो बाहर का फॉरेन पार्टिकल है और हमारे जो बॉडी के WBCs है, हमारी जो इम्यून सेल्स है, उनके बीच में यहाँ फाइट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा ब्लड और भेजना शुरू कर देगा हमारी बॉडी, ताकि बहुत सारे यहाँ WBC हम अंदर भेज सके। एल्वुलाई आर फिल्ड विद लॉट्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स, आरबीसी, फाइब्रिन, साइटोकाइन्स एंड TNF। अब क्या होगा, यहाँ पर ना बहुत तरह के WBCs, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, ठीक है, जैसे कि एसिनोफिल्स हो गया, और वो यहाँ पर क्या निकालना शुरू कर देंगे, साइटोकाइन्स निकालना शुरू कर देंगी, इंटरल्यूकिन्स निकालना शुरू कर देंगी, एंड TNF निकालना शुरू कर देंगी। यहाँ पर अब बहुत ही भयंकर तरीके से फाइटिंग होगी हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स के बीच में, और जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर RBC भी बहुत सारी यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर रेड ब्लड सेल भी यहाँ अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये पूरा परमेबल हो चुका है। परमेबल मतलब बहुत सारा फ्लूइड अंदर एंटर करेगा, जिसकी वजह से यहां इतनी फाइटिंग होगी, तो इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, रेड हेपेटाइजेशन को। तीसरी स्टेज में आते आते क्या होगा, ग्रे हेपेटाइजेशन। अब धीरे धीरे जो लाल कलर है वो ग्रे होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वो फेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब कम होना शुरू हो जाएगा। ये स्टेज होती है 4 से लेकर 8 दिन की। अब क्या होगा, द माइक्रोफेजेस बिगिन टू अपीयर इन एक्सुडेट RBC ब्रेकडाउन। अब अगर यहाँ लड़ाई चल रही है, फाइटिंग चल रही है, तो RBC टूटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। यहां पर डेड बॉडीज हो जाएंगी भाई, जब फॉरेन पार्टिकल के बीच में जो बैक्टीरिया वो और जो हमारे इम्यून सेल्स लड़ाई करेंगे, तो आधे वो मर जाएंगे, आधे हमारे इम्यून सेल्स मर जाएंगे। तो यहां पर एल्वुलाई में अब डिब्राइज मतलब डेड बॉडी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, हल्का बहुत यहाँ पस अब जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। RBC टूटना शुरू हो जाएंगी, इसी को हम बोलते हैं थर्ड स्टेज। और यहां पर धीरे धीरे माइक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे। माइक्रोफेजेस का काम क्या होता है, माइक्रोफेजेस वो सेल होती है जो किसी डेड पार्टिकल को, जो मरी हुई बैक्टीरिया है, मरे हुए RBC है, मरे हुए WBC है, उनको खाना शुरू कर देगा, ताकि जो हमारा एल्वुलाई है वो साफ हो जाए, ठीक है, वो हेल्दी हो जाए। तो यहां पर थर्ड स्टेज में आते आते RBC टूटने लग गए और माइक्रोफेजेस यहां आना शुरू हो गए। माइक्रोफेजेस का काम है इन डेड पार्टिकल्स को खा देना। इस जो यहाँ पस इकट्ठा हुआ है, जो यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, उस सबको खाने का काम कौन करेगा, माइक्रोफेजेस करेगा। नंबर 4th स्टेज यहाँ पर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन 1 से लेकर 3 हफ्ते की स्टेज है, मतलब 8 दिन के बाद, ठीक है। रेजोल्यूशन मतलब यहाँ पर हमारा जो एल्वुलाई है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा, हीलिंग फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। माइक्रोफेजेस रिमूव रिमेनिंग डिब्राइज पैथोजन एक्सुडेट। अब माइक्रोफेजेस क्या करेंगी, सबको खाना शुरू कर देंगी, पस को खाना शुरू कर देंगे, जो वहाँ फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, डेड बॉडीज को खाना शुरू कर देंगी, और कुछ टाइम बाद यहाँ से माइक्रोफेजेस भी गायब होना शुरू हो जाएंगे। जब वो पूरे लंग्स को यहाँ साफ कर देंगे तो गायब होना शुरू हो जाएंगे।
ये कंडीशन कब होगी, रेजोल्यूशन कब होगा, जब पर्सन की इम्यूनिटी मजबूत है, अच्छी इम्यूनिटी है, उसने अच्छा ट्रीटमेंट लिया है, तो ये एल्वुलाई अपनी हेल्दी कंडीशन में आ जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है ना, तब आएगी रेजोल्यूशन की स्टेज जब इम्यूनिटी अच्छी होगी, अच्छा ट्रीटमेंट लिया है, फिर से हमारा जो एल्वुलाई वो हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा लोब भी हेल्दी हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम एरो की फॉर्म में पढ़े पैथोफिजियोलॉजी को, एग्जाम में आपको ऐसे और ऐसे दोनों लिखना तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी को हम एरो फॉर्म में देख लेते हैं। जब इनोकुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव एजेंट, मतलब जो बाहर का पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने हमारी बॉडी में एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर करते ही उसने क्या करा, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को हरा दिया है। क्यों, मैंने बताया था डिफेंस मैकेनिज्म मतलब इम्यूनिटी कमजोर है। ठीक है, तो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, उसने हमारी बॉडी में अंदर एंटर कर लिया है। कॉलोनाइजेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन, अब वो हमारे एल्वुलाई में एंटर कर चुका है, तो यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेगा, अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, मतलब अपना ग्रुप बनाना शुरू कर देगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे वो फैल जाएंगे पूरे एल्वुलाई में। रिलीज एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, अब जब ये बैक्टीरिया अंदर आए हैं तो ये वहां पर एडिमा कॉज करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, एंडोटॉक्सिन रिलीज करेंगे, एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेंगे। हमारी बॉडी को पता लग जाएगा कि भाई बाहर से कोई चीज हमारे अंदर आई है, तो वहां पर वो इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट कर देगी, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इम्यून रिएक्शन कैसे स्टार्ट करेगी, वो आसपास के जो कैपिलरीज होती है, एल्वुलाई के आसपास जो कैपिलरीज है उनको डायलेट कर देंगी ताकि वहां बहुत सारा ब्लड जा सके, और वो कैपिलरीज जैसे डायलेट होगी तो वो परमेबल हो चुकी है, मतलब वहां से फ्लूइड अब लीक होना शुरू हो जाएगा। वो फ्लूइड को क्या है, WBC वाला फ्लूइड है। ठीक है, वो फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाएगा हमारे एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, और यहां पर रिलीज होंगी न्यूट्रोफिल्स, इंटरल्यूकिन, साइटोकाइन, TNF, सारे फैक्टर वहां आ जाएंगे, इसिनोफिल आ जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, अपने साइटोकाइन वहां निकालना शुरू कर देंगे, TNF निकालना शुरू कर देंगे, इंटरल्यूकिन निकालना शुरू कर देंगे और फाइटिंग शुरू कर देंगे बैक्टीरिया के बीच में। ठीक है, अब हमारी इम्यूनिटी और बैक्टीरिया के बीच में फाइट स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड और आना शुरू हो चुका है। हमारी एल्वुलाई यहाँ फुली तरीके से क्या हो गए, पूरे भर चुके हैं पस से। ठीक है, जिसको हम बलगम बोलते हैं, उससे भर चुके हैं पूरा फ्लूइड। यहाँ डिब्राइज डेड बॉडीज भी है, एक्सुडेट फील्ड इन एल्वुलाई विद लॉट्स ऑफ पस, बैक्टीरिया एंड इम्यून सेल्स। अब वो पस पूरा भर चुका है, उस पस में बैक्टीरिया भी है, इम्यून सेल भी है, डेड बॉडीज भी है, वहां पर धीरे धीरे नेक्रोसिस भी हो रहा है। ठीक है, अगर ट्रीटमेंट ढंग से नहीं लिया या पेशेंट की इम्यूनिटी कमजोर है तो धीरे धीरे वहां पर क्या होगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, एल्वुलाई में वो पस थोड़ा थिक गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा एल्वुलाई में। अब क्या है, एल्वुलाई पूरी तरह से पस से भर जाएगी, इसी को निमोनिया बोलते हैं। ठीक है ना, अब वहां पर ढंग से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, पेशेंट के ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, जिसको हम हाइपोक्सिमिया बोलते हैं। सेल और टिश्यू में अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसे हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे एल्वुलाई निमोनिया की कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे एल्वुलाई पस से भर जाएंगे, वहां पर कंसोलिडेशन, सॉलिडिफिकेशन, वो पस जमना शुरू हो जाएगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थी यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कौन कौन से लक्षण हैं जो हमको निमोनिया वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। पहला है यहाँ पर फ्लू लाइक सिम्टम्स। ठीक है, शुरुआत में जब निमोनिया होता है पेशेंट को तो उसको कोल्ड वाले सिम्टम आते हैं। ठीक है, सर्दी जुकाम वाले सिम्टम्स आते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं। इसमें पेशेंट को बुखार के साथ साथ कपकपी भी आएगी। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग में जो फेस आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे सर्दी जुकाम लगा है, बट अगर ये सर्दी जुकाम खांसी बहुत अधिक बढ़ जाए तो मतलब पेशेंट को निमोनिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है कफ, पेशेंट को इसमें खांसी होती है क्योंकि मेनली लंग्स की डिजीज है। अब यहाँ पर कफ कैसा हो सकता है, ठीक है, कैसी खांसी आती है, अगर पेशेंट को ड्राई यहाँ पर खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, इसका मतलब वो इन्फेक्शन किसी वायरस से हुआ है। ठीक है, वायरल के थ्रू वो इन्फेक्शन हुआ है। अगर पेशेंट को जो खांसी है उस खांसी में बलगम आता है, म्यूकस आता है, इसका मतलब कोई वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये बलगम जो है, फैलम जो है, अगर वो येलोइस या फिर ग्रीनिश होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर सिर्फ ड्राई खांसी है, सूखी खांसी है, तो कौन सा इन्फेक्शन है, यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर फीवर। ठीक है, तो फीवर पेशेंट को यहाँ पर अचानक से बहुत हाई फीवर आता है बैक्टीरियल निमोनिया के कंडीशन में। अगर बैक्टीरिया से निमोनिया लगा है तो पेशेंट को यहाँ पर अचानक से फीवर आएगा, वो भी हाई ग्रेड फीवर होगा। 100.4 या उससे ऊपर जो फीवर आता है वो पेशेंट को यहाँ देखने को मिलेगा। वायरल इन्फेक्शन में फीवर धीरे धीरे ही आता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्निया, ठीक है। अब पेशेंट को इतनी खांसी आ रही है, इतना बलगम जम रहा है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कंडीशन यहाँ फील होती है। कई बार तो पेशेंट अपनी जो बाकी मसल्स होती है ब्रीथिंग के लिए वो मतलब सफोकेट करता है, तो कई बार वो अपनी नेक की मसल्स, अपनी चेस्ट की मसल्स, अपनी एब्डोमेन की मसल्स से सांस लेने की कोशिश करता है या छोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कंडीशन यहाँ फील होगी। फिर नेक्स्ट है चेस्ट पेन, ठीक है। जब इतनी पेशेंट खांसी कर रहा है तो उसके सीने की जो मसल्स होती है उसमें काफ़ी पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसको शार्प स्टैबिंग पेन यहाँ शुरू होगा, ठीक है। वो जब सांस नहीं ले पाता है, ये बहुत अधिक खांसी हो रही है बैठते हुए या कोई काम करते हुए, तो पेशेंट को छाती में बहुत तेज यहाँ दर्द भी महसूस होता है। नेक्स्ट यहाँ पर फैटीग, ऑब्वियसली अगर पेशेंट इतना खांस रहा है, अपनी पूरी एब्डोमेन की मसल्स यूज कर रहा है, उसकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी, उसको हर टाइम थकावट यहाँ लगेगी, फैटीग होगा, वीकनेस, उसको यहाँ बहुत कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा पेशेंट को कई बार खाने का मन भी नहीं करता, उसको नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग भी आती है, ठीक है। पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलता है। अगर पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, इसका मतलब पेशेंट का जो बीपी है वो भी इसमें कम होता है, पेशेंट में इसमें ब्रेडीकार्डिया कंडीशन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर टैकीपीनिया, ठीक है। पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो नॉर्मल से अधिक हो जाती है, टैकीपीनिया की कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। अगर रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब टैकीकार्डिया भी होगा, ठीक है। अगर पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश कर रहा है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन, उसका हार्ट रेट भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर टैकीपीनिया एज वेल एज टैकीकार्डिया दोनों ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। कई बार पेशेंट अपना कॉन्शियस लेवल खो देता है, उससे इतना होश नहीं होता, ठीक है। उसका मेंटल स्टेटस थोड़ा मतलब कम हो जाता है या वो चीज़ें भूल जाता है। ज़्यादातर ये उनमें होता है जो लोग 65 ईयर्स से ऊपर है, ओल्डर एडल्ट्स में ज़्यादातर अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिलता है। अगर निमोनिया की कंडीशन छोटे बच्चों में है तो उसमें बच्चे बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, और दूध पीना बंद कर देते हैं, उनके जो नाक है उसमें फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी। तो ये थे यहाँ पर कुछ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ निमोनिया। क्या क्या यहाँ पर जांच करते हैं निमोनिया की। पहला है यहाँ पर मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पर पेशेंट की हम पहले की पुरानी पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट हिस्ट्री कंप्लीट यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। पेशेंट के रिस्क फैक्टर कि पेशेंट को कोई स्मोकिंग या फिर अल्कोहल तो नहीं लेता है, ठीक है, या फिर वो किसी क्राउडेड एरिया में तो नहीं गया। इसके अलावा पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी फैमिली में किसी को कोई बीमारी है क्या नहीं है, क्रॉनिक डिजीज, ठीक है, कौन सी उसकी सर्जरी हुई है। तो मेनली यहाँ पर हम पेशेंट से उसके सिम्टम्स भी पूछेंगे कि आपको इस टाइम पे कौन कौन से सिम्टम्स अपने अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्या क्या दिक्कत यहाँ पर हो रही है। तो पेशेंट के यहाँ पर कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट उसका हेड से लेकर टो तक एग्जामिनेशन करना, ठीक है। यहाँ पर पूरा कंप्लीट वाइटल साइन लेंगे पेशेंट का। इसके अलावा यहाँ पर ऑब्जर्व करके पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करके कि वो किस तरह से यहाँ पर सांस ले रहा है, ठीक है, उसको टैकीपीनिया कंडीशन तो नहीं है, ठीक है, उसको किस तरह से वो सांस ले रहा है, खांसी उसको कितनी आ रही है, क्या उसको बलगम वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा वहाँ पर लंग्स को हम इंस्पेक्शन के थ्रू, ठीक है, उसको मतलब देखकर कि वो सांस चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो कितना है, ठीक है, पेशेंट की बॉडी में कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, साइनोसिस की कंडीशन तो नहीं है। इसके अलावा लंग्स को यहाँ पर ऑस्कल्टेट करके, ठीक है, लंग्स को यहाँ पर स्टेथोस्कोप से हम जांच कर सकते हैं कि उसके अंदर से कोई क्रैकलिंग साउंड, कोई रोंकी साउंड, खड़खड़ की आवाज या फिर सीटी वीजिंग साउंड तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट वाइटल साइन और हेड टू टो पूरा एग्जामिनेशन करेंगे और पेशेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आपको लक्षण नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर चेस्ट एक्सरे, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमें कहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, कितना वहाँ फ्लूइड लंग्स में भरा हुआ है, तो चेस्ट एक्सरे हम यहाँ पर कराते हैं पेशेंट का। अगर चेस्ट एक्सरे में इमेजेस बिल्कुल क्लियर नहीं आती तो इसके अलावा हम पेशेंट का यहाँ पर सीटी स्कैन भी कराएंगे, ठीक है। सीटी स्कैन में हमको बहुत ही अच्छे से जो इमेजेस है वो क्लियर हो जाएंगी, किस लोब में कंसोलिडेशन हुआ है, कितने टिश्यू वहाँ डैमेज हुए हैं, तो यहाँ पर सीटी स्कैन में बहुत ही अच्छी क्लियर इमेजेस आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड टेस्ट, ठीक है, पेशेंट की खून की यहाँ पर जांच करना कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, किस बैक्टीरिया के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है। जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें WBC की मात्रा अगर बढ़ी हुई मिल रही है, खासकर न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स की मात्रा अगर बढ़ी हुई मिल रही है, इसका मतलब पेशेंट को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तभी तो वहां WBC की मात्रा बढ़ी है, हमारी इम्यूनिटी फाइट बैक कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम
उस बैक्टीरिया की जांच करते हैं। इसके अलावा यहां पर आप ग्राम स्टेन करा सकते हो। ग्राम स्टेन से क्या होगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ग्राम स्टेन टेस्ट भी आप करा सकते हो, जिससे हमें बैक्टीरिया की जांच पता लगती है कि कौन सा वो बैक्टीरिया है जिसके लिए हमें एंटीबायोटिक देनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पुटम कल्चर। ठीक है, पेशेंट को जो बलगम होता है, खासकर मैं यहाँ बलगम की बात कर रहे हैं, पेशेंट का जो खांसी के थ्रू जो स्पुटम आ रहा है, बलगम आ रहा है, उसकी यहाँ पर जांच करना। ठीक है, उस जांच से पता लगेगा पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर उसको वायरल इन्फेक्शन है। ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को ड्राई कफ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की जांच करना और देखना कि कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो उत्पन्न नहीं हो रहे। ठीक है, यहाँ पर बलगम को देखना कि येलोइश कलर है, ग्रीनिश कलर है या ब्राउनिश कलर है, वो भी बहुत कुछ बताता है हमें बैक्टीरिया के बारे में कि किस प्रजाति का बैक्टीरिया है और कितना वो हार्म कर रहा है। ठीक है ना, तो स्पुटम कल्चर यहाँ पर करना है। फिर है पल्स ऑक्सीमीटर। पेशेंट के फिंगर पे या उसके ईयर लोब पे एक छोटा सा डिवाइस होता है पल्स ऑक्सीमीटर, उसके थ्रू हम जांच करते हैं कि पेशेंट के ब्लड में कितना सैचुरेशन है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन लेवल उसके ब्लड में कितना है। इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर से यहाँ पर और भी अन्य जो वाइटल साइंस होते हैं, जैसे कि पल्स हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीपी हो गया, ये भी इसमें आ जाता है। ठीक है, तो सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कितना ब्लड में ऑक्सीजन है, उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी। ठीक है, एबीजी टेस्ट हम तब करते हैं जब पेशेंट की कंडीशन सीरियस हो जाती है निमोनिया में, तभी हम एबीजी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में हम यहाँ पर मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जांच करते हैं। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कितना होता है बॉडी में, 85 से लेकर 100 mmHg। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, नॉर्मल कितनी होती है रेंज, 35 से लेकर 45 mmHg। इसके अलावा ब्लड का यहाँ पर पीएच कितना है, हमारे ब्लड में पीएच कितना है, इसकी नॉर्मल रेंज है 7.35 से लेकर 7.45। इसके अलावा यहाँ पर और भी अन्य जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं बॉडी में, उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो कितना सेचुरेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है बॉडी में, CO2 कितना है। अगर CO2 बॉडी में बहुत अधिक बढ़ रहा है, इसका मतलब पेशेंट को एसिडोसिस की कंडीशन भी पेशेंट के अंदर बढ़ी जा रही है। ठीक है, CO2 का अधिक होना एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस को इंडिकेट करता है। तो यहां पर हम एबीजी पेशेंट का जांच करेंगे। नेक्स्ट यहां पर ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसमें हम एक कैथेटर को, एक फ्लेक्सिबल वायर कैथेटर होता है, उसको पेशेंट के हम ट्रेकिया में, मतलब जो विंड पाइप होता है वहां डालेंगे। वहां पर हम पेशेंट के जो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स है, उनकी जांच करते हैं। इसमें एक कैमरा लगा होता है, तो हमको पूरा ये वीडियोग्राफी के फॉर्म में विजुलाइज हो जाता है कि कहाँ पर कितना जो बलगम है, कितना डैमेज हुआ है, इसकी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी से आप जो, अगर आपको वहाँ का टिश्यू का सैंपल लेना है, ठीक है, कि निमोनिया ये कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा, तो आपको टिश्यू का सैंपल चाहिए, तो आप उसको ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ले सकते हो। यहाँ पर हमको वीडियोग्राफी के रूप में पूरे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रेकिया की यहाँ पर जांच की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर थोरोसिंथेसिस। ठीक है, थोरोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो लंग्स के किनारे किनारे जो प्लूरल फ्लूइड इकट्ठा होता है, ठीक है, लंग्स के किनारे किनारे जो प्लूरल कैविटी होती है, प्लूरल जहां फ्लूइड इकट्ठा होता है, अगर यहां पस कलेक्शन हो रहा है, फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है लंग्स के आसपास, तो इस फ्लूइड को हम थोरोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू निकाल के इसकी जांच करते हैं कि ये फ्लूइड इतना इकट्ठा क्यों हो रहा है, प्लूरल कैविटी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आगे नहीं फैल रहा है, ठीक है, सेप्सिस होने की कंडीशन तो नहीं है। तो ये सारी जांच हम थोरोसिंथेसिस प्रोसीजर में करते हैं। इसके अलावा PFT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स की जांच करना, लंग्स कितने हेल्दी है। ठीक है, इसमें स्पायरोमेट्री टेस्ट आता है और लंग फंक्शन टेस्ट आता है। स्पायरोमेट्री से हम पेशेंट को एक डिवाइस में फूंक मारने के लिए बोलते हैं कि पेशेंट के अच्छे से मतलब एयर को बाहर निकाल पा रहा है कि नहीं निकाल पा रहा है, कितना एयर वो अंदर इनहेल कर पा रहा है, कितना वो एक्सेल कर पा रहा है। इसके अलावा कितना वॉल्यूम जो एयर का है वो उसके लंग्स में बच रहा है, क्योंकि रेसिडुअल वॉल्यूम होना भी बहुत जरूरी लंग्स में। तो यहाँ पर लंग्स की हम पूरा इनपुट और आउटपुट, इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम कितना एयर बचना चाहिए लंग्स में, इसके अलावा वो सारी जांच करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में, PFT में। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। तो यहाँ पर निमोनिया को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल मेडिसिनल मैनेजमेंट, दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मतलब नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मेडिसिन से किस तरह से हम निमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं।
ठीक है। पहली मेडिसिन यहाँ पर एंटीबायोटिक्स। अगर जो निमोनिया मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू होता है उसके लिए यहाँ पर हम एंटीबायोटिक्स मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पेशेंट माइल्ड केस में निमोनिया इतना सीवियर कंडीशन में नहीं है, हल्का फुल्का निमोनिया है, तो पेशेंट को यहाँ पर हम ओरल रूट से, ठीक है, ओरल रूट से मेडिसिन देते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, क्लिथ्रोमाइसिन हो गया। अगर जो निमोनिया है वो मॉडरेट कंडीशन में है या वो थोड़ा सा सीवियर कंडीशन में जा चुका है, तो पेशेंट को यहाँ पर आपको एंटीबायोटिक्स आईवी रूट के थ्रू देना है, जैसे कि फ्लोरोक्विनोलोन एंड लिवोफ्लॉक्सिन। ऑलवेज मेक श्योर कि जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है वो आप पूरा करें। कई बार ऐसा होता है पेशेंट 1-2 दिन एंटीबायोटिक्स लेता है और उसको लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, तो बीच में एंटीबायोटिक छोड़ देता है। ऐसा नहीं करना। अगर आप बीच में एंटीबायोटिक्स छोड़ देते हो तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। इसके लिए आपको फ्यूचर में फिर आपको जो ये एंटीबायोटिक से ढंग से काम नहीं करती है और आपको इनसे भी खतरनाक, इनसे भी जो स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स है वो लेना पड़ सकता है। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि जो एंटीबायोटिक्स का कोर्स है उसको आप पूरा करें, उसको बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एंटीवायरल थेरेपी। वैसे भी कुछ जो वायरस के थ्रू अगर निमोनिया हुआ है तो छोटे मोटे जो निमोनिया होते हैं कुछ वायरस के थ्रू वो अपने आप ही बॉडी उनको ठीक कर देती है, बट कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ती है, जैसे कि रिमाटेडिन, एमेंटेडिन, ओसेल्टामेवर। ये कुछ एंटीवायरल के नाम है, ठीक है। कुछ वायरस अपने आप ठीक हो जाते हैं, कुछ वायरस के केस में आपको एंटीवायरल मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है एंटी फंगल थेरेपी। तो फंगस के केसेस बहुत ही कम होते हैं निमोनिया के। अगर किसी को फंगस के थ्रू निमोनिया हुआ है तो यहाँ पर आपको फ्लुकोनाजोल एंड इप्राक्विनोजोल, यहाँ पर कुछ फंगस मेडिसिन है। फंगल की मेडिसिन कुछ थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर्स। अगर पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है, उसके ब्रोंकस में स्पाज्म है, ठीक है, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स नैरो हो चुके हैं, सिकुड़ चुके हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर ब्रोंकोडायलेटर्स लेनी पड़ती है ताकि वो डायलेट हो जाए, ठीक है, और पेशेंट को अच्छे से सांस आ सके और बाहर भी जा सके। नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल इसके एल्बिट्रॉल और इप्राट्रोपियम। नेक्स्ट है यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर पेशेंट को यहाँ पर कुछ सिम्टम्स सीओपीडी के या फिर अस्थमा के नजर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स मेडिसिन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग को कम कर देगी, ठीक है, और इन्फ्लामेशन को भी यहाँ पर कम कर देती है, जैसे कि प्रिडनासोन हो गया, मिथाइलोप्रिडनासोलिन हो गया, कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी। देखो, अगर पेशेंट को सांस की बहुत दिक्कत हो रही है, वो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग फील कर रहा है, तो आप उसको बाहर से ऑक्सीजन दे सकते हो, जैसे कि नेजल प्रोंग लगा दो, ठीक है, या फिर उसको ऑक्सीजन मास्क से आप उसको यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो। जैसे कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको पेशेंट को देनी है। अगर वो डिस्निया कंडीशन फील कर रहा है उसको बाहर से ऑक्सीजन देना, ठीक है, ताकि बॉडी में उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पर कफ मेडिसिन। देखो, खांसी जो हमारे लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खांसी होना भी अच्छी बात है। जब हम खांसते हैं उस टाइम पे खांसी के साथ हमारा जो बलगम होता है, जो फैलम होता है, वो बाहर निकल जाता है, तो मतलब खांसी अच्छी बात है। अगर पेशेंट को यहाँ खांसी इस तरह से हो रही है कि उसको ड्राई कफ हो रहा है, मतलब उसको खांसी, सूखी खांसी आ रही है, उसमें कोई बलगम बाहर नहीं आ रहा है, बट पेशेंट रात को सो रहा है या फिर कोई आराम कर रहा है, उस टाइम पे उसको दिक्कत हो रही है, मतलब उसको लगातार खांसी हो रही है बिना रुके हुए, तब हम यहाँ पर कफ सप्रेसेंट मेडिसिन देते हैं जो कफ को थोड़ा कम कर देगा, जैसे कि ब्रोमोहेक्सिन या फिर हाइड्रोकोडिन। मेनली हम ड्राई कफ में इसको प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट म्यूकोलाइटिस। अगर बलगम बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, वो जम चुका है, अंदर से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी दवाएं जो उस बलगम को तोड़ देगी, उस बलगम को पतला कर देगी, वो देंगे, जैसे कि गुफेनिज्म। ये मेडिसिन क्या करती है, बलगम को पतला कर देती है, थिन कर देती है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। सबसे बेस्ट तरीका है निमोनिया से बचने का कि आप इसकी वैक्सीन लगा लो, ठीक है। छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में जो 2 साल से छोटे हैं, या फिर चिल्ड्रंस में, या फिर जो एडल्ट्स है, मतलब ओल्डर एडल्ट्स है, बूढ़े लोग हैं, उनमें खासकर निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनमें आप पहले ही वैक्सीन लगा सकते हो निमोनिया की। जैसे कि इसमें बहुत तरह की वैक्सीन आती है, फ्लू वैक्सीन हो गया, प्रिवनार 13 हो गया, PSV 23 हो गया, हिव वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के लिए। इससे क्या होगा, आपको निमोनिया होने का खतरा बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैक्सीन 5 से 6 साल के लिए काम करती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो पूरी लाइफ टाइम के लिए भी काम करती है। नेक्स्ट है नेसिड्स, मतलब ऐसी दवाएं जो अदर सिम्टम्स को रोक देगी, क्योंकि जब पेशेंट को निमोनिया होता है तो उस टाइम पेशेंट को खांस खांस के छाती में दर्द भी होता है, उसको उस टाइम बुखार भी आता है, उस टाइम पे उसको
कफ और कोल्ड भी होता है, मतलब उसके नाक में कंजेशन होता है, ठीक है, म्यूकस बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप अदर ड्रग्स जैसे यहाँ पर ले सकते हो। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो यहाँ पर आप आइबुप्रोफेन ले सकते हो, बुखार के लिए आप पीसीएम पैरासीटामोल ले सकते हो, और अगर पेशेंट को एलर्जी है तो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन ले सकते हो। अगर पेशेंट को यहाँ पर ऑक्सीजन की तब भी दिक्कत हो रही है तो उसको कई बार मैकेनिकल वेंटिलेटर पे यहाँ पर डालना पड़ता है। अगर पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा है, तो यहाँ पर उसको आईवी फ्लूइड्स भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप पेशेंट को जो भाप होता है ना हॉस्पिटल में या फिर घर में आप स्टीम वगैरह पेशेंट को दे सकते हो, इससे उसको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया और नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया और नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। पहला यहाँ पर रेगुलरली मॉनिटर टेम्परेचर। पेशेंट का सबसे पहले वाइटल साइन को रेगुलर बेस पे यहाँ मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर तो नहीं आ रहा है, उसके लिए आपको टेम्परेचर को मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, हार्ट रेट पेशेंट का कितना है, स्पेशली आपको फोकस करना उसके रेस्पिरेटरी रेट पे, पेशेंट किस तरह से सांस को ले रहा है, कितनी गहरी वो सांस ले रहा है, उसकी डेप्थ क्या है यहाँ ब्रीथिंग की। इसके अलावा उसको कोई एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ रहा सांस लेते हुए, और पेशेंट को आप देख सकते हो कि पेशेंट की बॉडी में कोई ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, और उसके सांस जो लेने की वो है मतलब रेस्पिरेटरी रेट है वो कितना है, ठीक है, यहाँ पर आपको एसेस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एसेस द कलर, जो बलगम है स्पुटम है स्पेशली मॉर्निंग टाइम में वो येलोइश ग्रीनिश या ब्राउनिश तो नहीं हो रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, ज़्यादा गाढ़ा बलगम तो नहीं है, गाढ़ा बलगम होता है तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, और उसका अमाउंट क्या है स्पुटम का, ये आपको मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेस द पेशेंट अपराइट सेमीफोलर पोजिशन, उसके कंफर्टेबल के हिसाब से आपको पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है। सिटिंग पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो, सेमी फोवलर पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर फोवलर पोजीशन। अगर पेशेंट कंप्लीटली बेड रिडन है तो यहाँ पर आपको हर 2 घंटे बाद उसकी पोजीशन को चेंज करना है ताकि उसके लंग्स कोलैप्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है एनकरेज ओरल फ्लूइड इनटेक, सो पेशेंट को अच्छा हाइड्रेशन देना, कम से कम 3 लीटर से लेकर 5 लीटर ओरल फ्लूइड या फिर लिक्विड दे सकते हो, क्योंकि उस फ्लूइड से क्या होगा, वो बलगम पतला हो जाएगा, टूट जाएगा और इजीली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर पेशेंट यहाँ ओरल फ्लूइड नहीं ले सकता तो उसको आप आईवी फ्लूइड भी यहाँ पर एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर परफॉर्म चेस्ट परकसन, पेशेंट का यहाँ पर चेस्ट परकसन, चेस्ट फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो पेशेंट का आप चेस्ट फिजियोथेरेपी यहाँ पर करवा सकते हो। उसमें बहुत तरीके के टेक्निक्स आते हैं, जैसे कि परकसन टेक्निक होती है, वाइब्रेशन के थ्रू एक मशीन होती है जिससे पेशेंट के चेस्ट में और उसकी छाती में हम वाइब्रेशन देते हैं पीछे बैक में, तो बलगम पतला होकर इजीली बाहर आ जाता है, ठीक है। स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जिसमें पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं फूंक मारने की, ठीक है ना, तो पेशेंट इजीली ताकि ब्रीथिंग कर सके, उसको कफिंग के बारे में बता सकते हो, किस तरह से खांसी करनी है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है, ये सारी एक्टिविटीज आप पेशेंट को यहाँ पर करा सकते हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, अच्छा पेशेंट को डाइट देना, अच्छी न्यूट्रिशन डाइट देना, स्पेशली ध्यान रखना कि उसको हाई कैलोरी डाइट की नीड है यहाँ पर, क्योंकि वो इतनी खांसी कर रहा है, इतनी ज़्यादा ब्रीथिंग कर रहा है, तो उसकी बॉडी से बहुत एनर्जी यहाँ लॉस हो रही है, तो हाई कैलोरी यहाँ डाइट देना जरूरी है। हाई प्रोटीन भी यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन से क्या होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, ठीक है, उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, अच्छी बूस्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पेशेंट को आपको विटामिन ए देना जरूरी है, विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक सप्लीमेंट भी आप यहाँ पेशेंट को दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर रेस्ट एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, देखो निमोनिया के कंडीशन में पेशेंट को ना रेस्ट बहुत जरूरी है, उसको मतलब मैक्सिमम उसको रेस्ट करवाना है, क्योंकि इससे उसकी इम्यूनिटी मजबूत हो जाएगी, और उसको जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसको धीरे धीरे स्टार्ट करना है, एकदम से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को आप जब खाना दे रहे हो, न्यूट्रिशनल डाइट दे रहे हो, वो बहुत ही कम अमाउंट पे और स्मॉल अमाउंट में देना है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली आप पेशेंट को डाइट दे सकते हो, बहुत सारा खाना पेशेंट को खाने के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि उससे ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्विट स्मोकिंग, एजुकेट पेशेंट को, उसकी फैमिली को कि स्मोकिंग अल्कोहल को क्विट कर दे, बंद कर दे। रेगुलर हैंड वॉश करे, क्योंकि निमोनिया कंटीजियस भी है, एक दूसरे से फैलता भी है, तो हैंड वॉश करना जरूरी है। जब भी खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो रुमाल या टिश्यू पेपर नाक पे मुंह पे लगा के छींकना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल कंट्रोल, हाईली पॉल्यूटेड एरियाज में धूल मिट्टी डस्ट में नहीं जाना है। ये सब है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और भी डिजीज कंडीशन के वीडियोस लेके आ सकूं। थैंक यू।